Yes, am I audible? Okay. From today, we are starting your actual syllabus of account with this topic. अभी तक जो देखा हमने सब कुछ क्या चल रहा था? टाइम पास, थ्योरी पार्ट. अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक. ऑल ऑफ यू रेडी? एक्साइटेड? ओके. नहीं है? कौन बोला नहीं है? सुजल, कॉमन आंसर है क्या सबका? गलत है. चलो बेटा, let me start your next topic. Before that, so beta, from today we are starting your first topic of numerical. What is the beauty of that topic? आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है, which you never expect. कभी नहीं हो सकता ऐसे आपको लग रहा था. मुझे बताइए कि अगर मैंने आपको किसी टॉपिक की 10 एंट्री सिखाई और वो 10 की 10 एंट्री सिर्फ 3 मिनट में याद हो गई, ऐसे हो सकता है? है शक्यच नाही म्हणत. आम्हाला एवढं डोक्यात तुम्हाला पण माहिती आहे. हाँ? तो बेटा ऐसा मिरेकल होने वाला है इस टॉपिक में. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टॉपिक. व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग? ये टॉपिक हमारा इसके बाद का सीए फाउंडेशन का भी टॉपिक है, तो दोनों जगह आपका काम होएगा इसका. तो सबसे पहले जब ये ओल्ड सिलेबस था आज के 2 साल पहले, तो इसके 2 टॉपिक हुआ करते थे, कंपनी अकाउंट 1, कंपनी अकाउंट 2. नाउ देयर इज ओनली वन टॉपिक, कंपनी अकाउंट 1, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स. पहले हम लोग इसका बेसिक समझ लेते हैं एकदम डेप्थ में जाके, फिर वही बेसिक थ्योरी और अच्छे लैंग्वेज में इंग्लिश में दिए पैराग्राफ में वो समझेंगे. तो बेटा सबसे पहले आपको पता है कि बेस्ड ऑन ओनरशिप देयर आर 3 categories of business. Based on ownership, there are 3 categories of business. The first category, which you learned last year, it is called sole trader. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Sole trader. और it is also called as proprietorship. क्या बोलते हैं इसको? Proprietorship. So when single person is the owner of a business, it is called as what बेटा? Sole trader. तो कोई भी बिजनेस का ओनर अगर एक व्यक्ति है तो उसको सोल ट्रेडर बोलते हैं. उस बिजनेस को लगने वाला कैपिटल वो अकेला ही देगा, उस बिजनेस का मिलने वाला प्रॉफिट वो अकेला ही लेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडर. करेक्ट? जो हमने जिसका फाइनल अकाउंट 11th अगर आप थे तो आपने किया होगा. नाउ व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी? द सेकंड कैटेगरी इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप. व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी बेटा? पार्टनरशिप. नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप? मिनिमम हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप? 2 persons are required for partnership. So now in case of partnership, minimum there are 2 parties and there are more than like अबे नहीं, पहले तो 20 का limitation था, अभी 50 to 200 what a number of partners you can do. But generally partnership में 2 लोग तो लगते हैं. So that 2 person are responsible for that business. अभी पार्टनरशिप में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है समझ के लो. ये पॉइंट आपको नॉलेज के लिए बहुत काम में आएगा. आगे अपने सिलेबस में भी मैंने होके रखा है. दिस इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी. क्या मुसीबत है समझो बेटा. ए एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उनके सारे डिसीजन गलत चले गए. बिजनेस एकदम बहुत खराब चला और लॉसेस हो गए. और लॉस इतने हो गए कि आज की डेट में बिजनेस को बंद करने की नौबत आ गई. और बंद करते समय आपका स्टेटस ऐसा है बेटा कि देयर इज ओनली
सपोज 10 लाख के एसेट पड़े हैं और 1 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो अभी बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है? अब बचे कितने? वो 90 लाख ए एंड बी से इंडिविजुअली वसूल कर सकते हैं। मतलब ए एंड बी की किडनी भी बेच दी, परिवार भी बेच दिया तो भी चलेगा, बट दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी व्हेन यू आर अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, एनी डेट्स, एनी पेबल ऑफ अ पार्टनरशिप इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली ऑल्सो। मतलब कल को बिजनेस बंद हो गया तो उस बिजनेस का जितना देना है वो आपके जेब से भी वसूल किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है बेटा? लाइबिलिटी। इसलिए अभी एलएलपी आ गया। एलएलपी इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पर पार्टनरशिप जो नॉर्मल होती है वो क्या होती है बेटा? अनलिमिटेड लाइफ। फिर अब इसको ओवरकम करने के लिए तीसरा पार्ट क्या है बेटा? कंपनी। कंपनी तो कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज, दो एडवांटेज क्या है बेटा? वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट इज द फर्स्ट वन? लिमिटेड लाइबिलिटी। और दूसरा बहुत बढ़िया एडवांटेज है जो यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, दैट इज अनलिमिटेड कैपिटल। मतलब कंपनी को जितना चाहिए उतना पैसा वो जमा कर सकते हैं। पर पार्टनरशिप में मैं बोला ए और बी पार्टनर है, अभी 5-5 करोड़ डाले, मैं कल बोला नहीं 500 करोड़ चाहिए, दे पाएंगे क्या? पर कंपनी में आपको चाहिए उतना आप मार्केट से ले सकते हो। सो कंपनी के ये दो प्लस पॉइंट होते हैं। फर्स्ट इज लाइबिलिटी इज लिमिटेड एंड कैपिटल इज अनलिमिटेड। सो वॉट एवर एक्सटेंट यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस यू कैन डू इट। यहां तक समझा? अब बेटा लॉजिकली तो वैसे बहुत सारे टाइप है, पर हमको इस लेवल पे समझने के लिए कंपनी के टाइप है प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। ना, जब मैं कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बना रहा हूं बेटा, व्हाट इज माय पर्पस इनटू दैट? मैं जब प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा हूं, सो माय पर्पस इज इनटू दैट कि देयर आर ओनली डायरेक्टर्स। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं तो कंपनी में कौन होता है? डायरेक्टर्स। तो ओनर कैन contribute the fund, there should not be any outside fund into that, it is called private limited। समझो हमने सबने मिलके एक कंपनी बनाई, एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, और मैं यहाँ पे 50 लोग बैठे, सबको बोला 1 करोड़ लगने वाला है, सब लोग 2-2 लाख रुपए दे दो, आप सब के की 4-4 टके के पार्टनर हो गए, या 50 लोग है 2-2 टके के पार्टनर हो गए, देन यू ऑल आर डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन बेटा मैंने क्या बोला कि अरे अपने को है ना 1 करोड़ से कुछ भी नहीं होने वाला है, अपने को बिजनेस रन करने को चाहिए भैया 100 करोड़। कितना चाहिए? 100 करोड़। अब मैं आपको बोला भाई मैं जब 2 लाख बोला था वो गलती से बोला, अभी मुझे 2-2 करोड़ चाहिए। अरे बाबा अपने को नहीं करना है बोलोगे आप, फिर लेकिन बिजनेस तो चलाना है, तो इंडिविजुअल व्यक्ति तो नहीं दे सकता। फिर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक में जाऊंगा, पब्लिक में जाके बोलूंगा मेरे कंपनी का इतने साल का इतना प्रॉफिट हुआ है, इतने मेरे प्रोस्पेक्ट है, ये मेरे प्लान्स है, और कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस बताऊंगा कि कितनी ग्रो हुई है। फिर लोगों को बोलूंगा कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन माय कंपनी, सो पीपल परचेज शेयर्स ऑफ माय कंपनी एंड दे आल्सो बिकम द पार्शियल ओनर, पार्ट ओनर ऑफ माय कंपनी, दैट इज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक लिमिटेड। यहां तक स्टोरी समझ में आ रही है? अब ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है बेटा, ये 3 मार्ग से पैसा जमा करती है। कितने मार्गों से? 3। पहला होता है बेटा इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है बेटा प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा होता है बेटा डिबेंचर्स। ध्यान से सुनना, हाँ, ये कॉमर्स के स्टूडेंट को सबको इनका तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज द फर्स्ट वन बेटा? इक्विटी शेयर, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर एंड थर्ड वन इज डिबेंचर्स। इज दिस क्लियर? तो अब बेटा व्हाट आर द डिफरेंस? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का फर्क क्या है जरा समझ के लो। द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इक्विटी शेयर हु आर नॉट प्रेफरेंस शेयर? सही में ऐसा ही डेफिनेशन है लॉन्ग। जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उनको क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर। अब गधे के ऐसा ये मत बोलना जो डिबेंचर नहीं है वो ऐसा नहीं है, है? तो बेटा सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं उसको समझने की, देन यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा इंग्लिश में? प्रायोरिटी। जैसे आपका आज प्रेफरेंस हो सकता है मैं सोमवार को क्लास से जाने से अच्छा सोने को प्रेफरेंस दूंगा, या मोबाइल देखने को प्रेफरेंस दूंगा क्लास में ध्यान देने से अच्छा।
या मैं पढ़ाई करने से अच्छा पूरा पुणे घूमने को प्रेफरेंस दूंगा। सो व्हाट ऑल योर प्रायोरिटीज। तो प्रायोरिटी अच्छी हो तो इंसान कहाँ पहुंच जाता है। प्रायोरिटी थर्ड क्लास हो तो भीख मांगना पड़ता है लाइफ में, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, प्रेफरेंस उनको दो चीजों में मिलता है। उनको कंपनी की तरफ से दो चीजों में प्रेफरेंस मिलता है। कभी दोनों में मिलेगा, कभी एक में मिलेगा, एनी वन ऑफ इट। सो व्हाट इज इट? दैट प्रेफरेंस इज रिलेटेड टू डिविडेंड एंड रिलेटेड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी क्या, समझ के लो बेटा, हम जब भी कोई चीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको रिटर्न मिले, प्रॉफिट मिले। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में शेयर्स में पैसा डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होके आता है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? डिविडेंड। समझो मेरे कंपनी में 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, 10 लाख शेयर होल्डर है, हर एक को 10-10 रुपए दे दूंगा। सो दैट इज व्हाट बेटा? डिविडेंड। ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, कंपनी जब डिविडेंड बांटती है तो पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है। मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो पहले इक्विटी शेयर को नहीं मिलेगा, पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स। और कभी कभी तो बेटा प्रेफरेंस शेयर के नाम ऐसे होते हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर। यानी क्या? आपने मेरे कंपनी का 100 रुपए का शेयर लिया, मुझे प्रॉफिट हो या मत हो, आपको 8 रुपया महीना मिलेगा या 8 रुपए साल का मिलेगा। दैट इज व्हाट बेटा? कंपल्सरी प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। तो पहला पार्ट प्रेफरेंस शेयर का होता है, दे ऑलवेज हैव प्रेफरेंशियल राइट रिगार्डिंग डिविडेंड। तो कंपनी को डिविडेंड बांटना है तो सबसे पहले किसको मिला जाएगा? किसको मिलेगा बेटा? प्रेफरेंस। इज दिस क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? कल को कंपनी बंद हो गई, सबको पैसा एसेट बेच दी और लायबिलिटी पेड करने की नौबत आ गई, तो पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, फिर इक्विटी शेयर को मिलता है। तो जब ये दो चीजों के प्रेफरेंस किसी भी शेयर को मिलते हैं, दैट शेयर बिकम प्रेफरेंस शेयर। सर ये दोनों प्रेफरेंस मिलते क्या? इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। कंपनी इशू करते हुए बोलेगी बाबा यू आर हैविंग प्रेफरेंस रिगार्डिंग डिविडेंड, यू आर हैविंग प्रेफरेंस रिगार्डिंग रीपेमेंट, और यू आर हैविंग प्रेफरेंस रिगार्डिंग बोथ। सो इट्स अप टू द कंपनी बेटा, राइट। यहां तक क्लियर है? पर जिनको ये दोनों में से एक या दोनों मिलते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर, नहीं मिलते वो कौन हो गए? इक्विटी शेयर। बराबर है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप इन्वेस्टर हो तो किस में पैसा डालोगे? प्रेफरेंस। हाँ, तो 100% गलत। अब इक्विटी बोलते, अब दूसरा ऑप्शन वही है ना, गधे लोग। कभी भी बेटा इन्वेस्टर जो होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर में इंटरेस्टेड नहीं होते, दे ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। यानी क्या? आप बोलोगे सर बेवकूफ है, साला डिविडेंड बाद में मिल रहा है, बंद हो गया तो पैसा डूब रहा है, फिर भी तुम बोल रहे इक्विटी शेयर, हम क्या धर्मात्मा है? तो इक्विटी शेयर का बेनिफिट क्या होता है बेटा? यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी मीन्स सबसे पहले आप एजीएम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके पास रिलायंस का एक शेयर है तो ऑन पेपर आपकी और मुकेश अंबानी की औकात एक ही हो गई। वो भी ओनर, आप भी ओनर। फक्त मुकेश अंबानी के पास में भी 500 करोड़ शेयर रहेंगे, आपके पास एक, तो वो ओनर में भी 60% 50% का रहेगा, आप रहेगा 0.000000001%, लेकिन यू आर ऑल्सो ओनर। औकात सेम होगी। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बेटा? क्यों इक्विटी शेयर में पैसे डालते हैं? द रीजन इज वेरी सिंपल। कंपनी की जब ग्रोथ होती है तो आपके शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाइंग में बढ़ती है। समझो बेटा आज के 1978 में किसी ने विप्रो का शेयर लिया होगा तब 10 रुपए में रहेगा, और उस पर डिविडेंड मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर है 8%, 80 पैसा साल का मिल रहा है। अब वो प्रेफरेंस शेयर तब से अभी तक 10 रुपए का ही है, और वो इक्विटी शेयर 10 रुपए का आज हो गया 2700 रुपए, 2700। कितना टाइम बढ़ गया? 270 गुना। बोलो किस में फायदा है? तो पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, नॉट इन प्रेफरेंस। जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है वो किस में करते हैं? प्रेफरेंस। या नई कंपनी है तो प्रेफरेंस शेयर। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर पीपल बाय? अभी जो रोज शेयर मार्केट का चलता है वो कोई प्रेफरेंस शेयर का नहीं चलता है, इक्विटी शेयर का चलता है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनी में। सेकंड थिंग, डिविडेंड में नो लिमिट। बोल दो कभी खुशी कभी गम, कभी डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, कभी बहुत ज्यादा मिल सकता है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? कभी कभी कंपनी खुश होकर बोनस शेयर्स भी दे देती है। सो ऑल दीज आर व्हाट?
इक्विटी शेयर। यहां तक चिंता का कुछ विषय है क्या? ऑनलाइन बेटा किसी को नहीं समझ रहा है प्लीज पूछो। ऑनलाइन वालों, रिकॉर्डिंग की आज मैंने। तो मुझे लेट याद दे रहा है, मैं तुझे फाइन आज से 100 रुपया। हाँ? बोलो बेटा, ऑनलाइन में किसी को कुछ डाउट है? चैट बॉक्स में लिखो रे राजा। हेलो, नहीं लिखना। चलो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, अभी तक स्टोरी समझ में आ रही? अब सर ये डिबेंचर क्या मुसीबत है? डिबेंचरला अच्छा, अकाउंट क्यों नहीं मराठी में सीखना चाहिए? शेअर्स को बोलते भाग भांडवल, काय म्हणतात? भाग भांडवल. आणि वो भाग वाला भाग नाही मराठीतला, भांडवलाचा भाग, कैपिटल का शेयर, शेयर कैपिटल, डेफिनेशन भी वही है लॉ में. और डिबेंचरला मराठीत म्हणतात कर्ज रोखे. काय म्हणतात? कर्ज रोखे. डेंजर है. तो अभी डिबेंचर क्या मुसीबत होती है बेटा? डिबेंचर्स आर द क्रेडिटर्स ऑब्लिक लेंडर्स ऑफ अ कंपनी. बोलते इन्होंने कंपनी को कर्जा दिया हुआ रहता है. अभी क्या हो गया बेटा, समझो मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, आई नीड 100 करोड़ रुपीज. इक्विटी शेयर के मार्फत 80 करोड़ जमा हो गया, प्रेफरेंस शेयर से 15 करोड़ जमा हो गया, अब 5 करोड़ का मुझे शॉर्टफॉल है. तो मैं वो 5 करोड़ बैंक से लोन ले सकता हूं और पब्लिक से भी ले सकता हूं. जब मैं लोन पब्लिक से लूंगा तो हर एक से लूंगा, तो हर एक को थोड़ी एग्रीमेंट करते बैठूंगा, तो मैं उनको डिबेंचर देता हूं. डिबेंचर कैसे होते हैं बेटा? ऐसा नाम होता है उनका, 10% डिबेंचर्स. अब समझो मैंने ये 5 करोड़ के डिबेंचर इशू कर दिए, 100 रुपए का एक, यानी क्वांटिटी इनकी कुछ 50,000, 5 लाख क्वांटिटी रहेगी. अब ये जो डिबेंचर है उसमें से इसने 1,000 रुपए के डिबेंचर परचेस किए, 10 क्वांटिटी. तो मेरी ये ड्यूटी है इसको साल भर में 1,000 का 10%, 1,000 रुपया ब्याज देने का. तुमने 1 लाख के डिबेंचर लिए, तुमको 10,000 दूंगा. इसने 1.5 लाख के लिए, इसको 15,000 ब्याज दूंगा. उसने 2 लाख के लिए, उसको 20,000 ब्याज दूंगा. सो डिबेंचर पे हम लोगों को क्या देते हैं? इंटरेस्ट. शेयर्स पे हम लोगों को क्या देते हैं बेटा? डिविडेंड. हैव यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो डिबेंचर पे क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट. और शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड. और ये डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स होता है क्योंकि उसका नाम है. समझो मैंने डिबेंचर का नाम 6% बोला, तो मैं आपको ब्याज कितना दूंगा? 6%. 7% बोला सर, ये नाम कौन डिसाइड करता है? कंपनी. उसको जितना परवड़ेगा उतना देंगे. नई कंपनी है, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, 15% भी दे सकता है. कोई का बहुत डिमांड है, सबको मालूम है पैसा सेफ है, 5% भी दे सकता है. हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बोल बेटा. डिबेंचर नाही कळालं? डिबेंचर म्हणजे काय बेटा, की आता आपण हा एक्झाम्पल घेऊया. अपन लहान एग्जाम्पल घेऊया, राइट? सुनो यहाँ पे ध्यान. आपल्याला एक कंपनी तयार करायची, नापासांचा वडापाव पब्लिक लिमिटेड, राइट? आणि याचे आपल्याला ऑल ओव्हर इंडिया 500 आउटलेट काढायचे आहेत, राइट? आपण बजेट तयार केला, 10 कोटी रुपये लागतात. किती लागतात? 10 कोटी. आणि आपले आतापर्यंत बिझनेस परफॉर्मन्स पुण्यातल्या ब्रांचेस सगळ्या भारी है, नाउ अपने को अभी पूरे इंडिया लेवल पे जाना है. अब ये 10 करोड़ मैंने पब्लिक लिमिटेड बना दी. मेरे पास 3 मार्ग है. पहला है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स और तीसरा है डिबेंचर्स. यहां तक क्लियर है? अब मुझे इन 3 मार्गों से पैसे आने वाले हैं, राइट? तो मैंने क्या किया, सबसे ज्यादा कोई भी कंपनी इक्विटी में इन्वेस्ट बोलते ये कहते, तुमने 8 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर से जमा कर लिया. सबको बोला भाई 10 रुपए में अपना शेयर है, ले लो ले लो ले लो. अच्छा, शेयर की जो कीमत तुम डिसाइड करते हो वो गवर्नमेंट को बतानी पड़ती है, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? दर्शनीय किंमत. क्या बोलते हैं उसको? दर्शनीय किंमत, म्हणजे जी डोळ्याला दिसते, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू. तो मैंने 8 लाख शेयर 10 रुपए के नहीं, 80 लाख शेयर 10 रुपए के इशू कर दिए, 8 करोड़ रुपए जमा कर लिए. अब मैंने क्या किया बेटा, 1 करोड़ रुपया प्रेफरेंस शेयर से जमा कर लिया. किससे जमा कर लिया? प्रेफरेंस. तो 8+1 कितना हो गया बेटा? 9 करोड़ हो गया. अब कितना बचा? 1 करोड़. दैट 1 करोड़ इज ऑफ डिबेंचर्स.
दैट 1 करोड़ इज ऑफ व्हाट बेटा, डिबेंचर्स। यहां से मैं जमा कर रहा हूं। अब ये जो 1 करोड़ रुपया मुझे दे रहे हैं, मैं किसी एक बैंक के पास या व्यक्ति के पास नहीं गया, मैं पब्लिक के पास गया। मैं बोला तुम मुझे क्या करो भाई, मैं 8% डिबेंचर इशू कर रहा हूं। मुझे कितने की जरूरत है, 1 करोड़, और मेरे डिबेंचर की संख्या है 10,000 डिबेंचर, 100 का एक, तो इसके 1 करोड़ आ जाएंगे बेटा, राइट। अभी 1 करोड़ आ गए। जिसने अभी डाउट पूछा उसने मेरे 5 डिबेंचर खरीदी किए, बोल तो 500 रुपए दिए मुझे, तो मेरा उसको काम है कि साल का 8% ब्याज, 500 का 8%, 40 रुपया मैं उसको दूं, राइट। बाकी ना वो कंपनी का ओनर है, ना उसको कुछ है, ही इज ओनली अ मनी लेंडर। बोल दो उसने मुझे कर्जा दिया है, वो साहूकार है, मैं उसको ब्याज दे रहा हूँ। तो डिबेंचर पे क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट। शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड। जब डिविडेंड फिक्स या पहले मिलता है तो प्रेफरेंस, बाकी वाले कौन, इक्विटी। सर फिर भी नहीं समझा तो एक एग्जांपल देता हूं। कल रात में आपके घर पे पार्टी रखी गई थी, उसमें आपके क्लोज रिलेटिव आए थे, जो वीवीआईपी भी है, बहुत म्हणजे श्रीमंत क्यों ऑफिसर वगैरह स्थित, आपके क्लोज फ्रेंड्स भी आए थे और आपके फैमिली मेंबर भी थे। अब उसमें एक लोचा हो गया, जो गुलाब जामुन बनाए थे वो कम गिर गए, राइट। गुलाब जामुन क्या हो गए बेटा, कम गिर गए। मम्मी को पता चल गया है कि शायद गुलाब जामुन कम गिरेंगे, ज्यादा आ गए मेहमान, जितनों को बुलाया सब आ गए। आपको लगा था देर इज अ गैप, 20% तो लोग नहीं, पर सब आ गए, सब रिकाम टिकड़े होते क्या, तुमचं प्रेम फार होतं म्हणून सगळेजण आले थे घरी, राइट। सब लोग आने के बाद क्या हुआ, अब मम्मी को जजमेंट आ गया गुलाब जामुन कम है। अब आपके घर में 3 कैटेगरी है। एक, आपके वीआईपी गेस्ट, पाहुणे जवळचे जे नेहमी नाव पण ठेवतात और बहुत बड़े लोग हैं। दूसरे आपके मेहमानों के ग्रुप है आपके फ्रेंड्स, और तीसरा आप खुद। गुलाब जामुन तो कम है, तो सबसे पहले किसको दोगे, वो डिवेंचर होल्डर। कौन है वो, डिवेंचर। फिर किसको दोगे, बोल तो आपके फ्रेंड्स, वो कौन है, प्रेफरेंस। और फिर बचा तो आप खाओगे, आप कौन हो। अब आपके केस में 2 रिस्क है, बहुत ज्यादा भी बच सकते हैं, किसको पसंद ही नहीं आया तो ज्यादा भी मिलेगा, नहीं बचा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है सबसे लास्ट में मिलता है, बचा तो ठीक, नहीं तो जाने दो, समाधान, लोग खा के गए, अच्छा है, घर की इज्जत बच गई, व्हाट इज इट, इट इज इक्विटी। अब समझा तीनों में फर्क। तो कंपनी जब बंद होती है सेम ऐसे ही होता है, पहला पैसा डिबेंचर को मिलता है, किसको मिलता है, फिर बचा तो प्रेफरेंस शेयर, और फिर बचा तो इक्विटी शेयर्स। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। अब समझा, जिंदगी भर याद रहेगा, प्रायोरिटी वगैरह सब कुछ बराबर है। मे भी अब और उसको अपना अट्रैक्टिव बनाते हैं। आपके जो वीवीआईपी गेस्ट है, शायद उसको आप चांदी की कटोरी में दे दे गुलाब जामुन, तो उनको रिटर्न ज्यादा मिलता है, किनको, डिबेंचर को। इंटरेस्ट वगैरह हाँ फिक्स रहता है, कंफर्म, उनको मालूम है वीआईपी गेस्ट है तो उनकी मनवार, आग्रह फार चांगला होणार है। फिर जो आपके फ्रेंड है, शायद आप उनको कांच की कटोरी में दे दे, प्रेफरेंस शेयर या स्टील की, और आप है दैट इज इक्विटी शेयर। समझ में आया आपको, ठीक है। हाँ भैया, बैंक लोन भी ऑप्शन होता है, पर वो इट्स अप टू द कंपनीज पॉलिसी। या फिर ऐसे भी करती है कंपनी, समझो 1 करोड़ की जरूरत है, 50 लाख बैंक से ले लो, 50 लाख लोगों से ले लो, वो कंपनी का इंडिविजुअल डिसीजन है बेटा। बैंक नहीं ना, तो निगोशिएट कर सकते हैं ना। अभी मैं गया आज लोन लेने, हाउसिंग लोन, मेरे बैंक ने बोला कि भैया हमारा रेट 10% है। मैं बोलूंगा मैं 8% से, मुझे एचडीएफसी का मिल रहा है, तुम देना है दो, तुम दिए ठीक, मैं दूसरी बैंक देखूंगा। तो इंटरेस्ट का रेट तो बेटा गरज किती है त्याच्यावर डिपेंड है ना। आपने को जरूरत ज्यादा है, अपन कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा। अपनी कंडीशन स्ट्रांग है, अपन बोले जो मैं बोला वो सुन, राइट। चलो, हाँ जी, हाँ, ये तो मिथ्या टॉपिक, इथपर्यंत क्लियर है बेटा। चलो बेटा, वंस द इक्विटी शेयर्स इशूड, दे कैन नॉट बी रिटर्न, कंपनी उसका पैसा कभी वापस नहीं देती। इक्विटी शेयर्स आर इरेडीमेबल, इक्विटी शेयर्स आर इरेडीमेबल। इरेडीमेबल यानी क्या बेटा, आपने मेरे कंपनी के शेयर्स लिए 10, कौन से वाले, इक्विटी शेयर,
कल को आपकी इच्छा हुई भाई अपने को नहीं चाहिए, आप मेरे पास आए, पैसा दे दे मुझे, तू तेरे शेयर ले ले, पैसा नॉट अलाउड। इट इज ट्रांसफरेबल बट नॉट रेडीमेबल। आप आपके शेयर उसको बेच सकते हो। अभी जो मार्केट में सब लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो क्या होता है, शेयर ट्रांसफर। आप डायरेक्ट कंपनी से नहीं लेते हो। रिलायंस के शेयर रिलायंस के पास है ही नहीं, अभी मार्केट में लोगों के पास है, एक में को आप बेच रहे हो रोज शेयर मार्केट में, उसके कारण उसका प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इक्विटी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, नॉट रिटर्नेबल, रेडीमेबल। क्या वर्ड है उसको, रेडीमेड। अब उसके क्वेश्चन पे आता हूं कि कंपनी शेयर ले सकती है क्या? यस। पर कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक का ऑफर दे सकती है कि हमने शेयर आपको 100 का बेचा था, अभी हम 500 रुपए में लेने को तैयार है, जिनको बेचना है बेच दो। दैट इज पॉसिबल, पर वो कैंसिल नहीं हो सकते बेटा। हैव यू अंडरस्टैंड? वो कंपनी के पास स्टेक रहेगा पर वो कैंसिल नहीं हो सकते। क्लियर है? बट प्रेफरेंस शेयर कैन बी रेडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बेटा, रेडीमेबल। बोल तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा कंपनी वापस देके ले सकती है। वो टाइप सभी आएंगे, मैं बताऊंगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? मजा आया? और कोई क्वेश्चन है? पूछो ना बेटा, पूछो। डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कुछ भी ओवर सब्सक्राइब हुआ तो इशू करना अलाउड नहीं होता है। हाँ बोल बेटा। ते तुम्हाला आता पुढे येणार आहे ऍक्च्युली तो मुद्दा, त्यावेळेस मी सांगेल, ठीक आहे? हाँ, प्राइस किती है कौन ठरवणार है, कंपनी, नॉट गवर्नमेंट। चलो बेटा ये पढ़ने को लो, 2 पैराग्राफ खुद के खुद बुकलेट में। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क। फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो मैंने सिखाया उसका ही थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में, वड़ा पाव नहीं है उसमें। प्लीज रीड इट। ऑनलाइन स्टूडेंट इफ यू हैव बुकलेट, डोंट हैव, जस्ट सी द स्क्रीन, zoom it and read it please. From today onwards, there are so many changes happening in the class, in the pattern. I'll explain at the end of the class. Please do focus. चला, झालं बेटा? पढ़ा है क्या सबने? इसमें वही चीजें बताई जो मैंने शुरुआत में बताई, डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। फिर ये तो लीगल डेफिनेशन है शेयर किसको बोलते हैं, ठीक है? यहां तक कुछ डाउट है? अभी बेटा जब कंपनी, गवर्नमेंट के, कंपनी को आपके पास आरओसी के पास जाके रजिस्टर करना होता है। आरओसी स्टैंड फॉर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये कहां से आता है? इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उसके अंडर, जैसे पुणे में इसका ऑफिस डेक्कन बस स्टैंड के ऊपर है, दैट इज आरओसी ऑफिस। तो आपको प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कोई भी कंपनी अगर बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा? आरओसी को अप्रोच करना पड़ता है।
तो जब आप आरओसी के पास जाते हो तो आपको कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी का फंक्शनिंग सब 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 बता के, जो जैसे पार्टनरशिप डीड होती है वैसे कंपनी की डीड होती है विथ इन डायरेक्टर्स वगैरह, उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। और वो आपको सबमिट करते समय गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि भैया हम जिंदगी भर में इतना कैपिटल जमा करने वाले हैं, 1 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, और हमारे एक शेयर की प्राइस इतनी रहने वाली है, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। ये जब आप उस गवर्नमेंट को बताते हो और वो रजिस्टर करते हो, उस पर आपसे स्टैम्प ड्यूटी ली जाती है। एंड दैट कैपिटल इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सा शेयर कैपिटल बोलते हैं उसको? ऑथराइज। बोल दो कंपनी ने और गवर्नमेंट ने मिलके ये डिसाइड किया है कि ये कंपनी जिंदगी भर इतना कैपिटल इशू कर सकती है मैक्स, तो वो ऑथराइज बोलते हैं उसको। दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। व्हाट इज द अदर नेम? रजिस्टर्ड, क्योंकि वो आपने गवर्नमेंट के पास क्या किया है? रजिस्टर किया। और पर वो कैपिटल एक्चुअली नो कंपनी यूज दैट, उतना पूरा कोई इशू एट अ टाइम नहीं करते, इसलिए उसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। नॉमिनल यानी क्या? नाम को, अंडरस्टैंड? पर एक्चुअल में वो होता नहीं, उससे कम होता है बहुत। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये वो बता दिया। अभी प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग दिया और प्रेफरेंस शेयर के टाइप दिए। आपके ओल्ड सिलेबस में प्रेफरेंस शेयर के टाइप पे क्वेश्चन आता था, पर इस सिलेबस में नहीं है। फिर भी मेरी ऐसी इच्छा है कि एज अ नॉलेज आपको पता चले। तो प्रेफरेंस शेयर के टाइप होते हैं बेटा। पहला टाइप क्या लिखा है यहाँ पे? cumulative and non-cumulative. Then what is the second category? Redeemable and irredeemable. What is the third category? Participating, non-participating. What is the fourth category? Convertible and non-convertible. तो अभी एक नॉलेज बोल के आपको पता रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। यानी क्या? जनरली कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को बोलती है कि तेरा जो डिविडेंड है वो तुझे हर साल नहीं मिलेगा, हम लोग उसको क्या कि जमा करते जाएंगे। एक्यूमुलेट करना है, यानी क्या करना है? जैसे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता है 5-6 साल का, वैसे डिविडेंड एक्यूमुलेट करती है। और एक साथ 5 साल बाद शायद कंपनी क्या करे कि उनको और एक शेयर दे दे। बोल दो समझो बेटा, प्रेफरेंस शेयर पे हर साल 20 रुपया डिविडेंड मिल रहा था, तो कंपनी ने क्या किया, हर साल 20-20 रुपया डिविडेंड बांट दिया, तो वो हो गया नॉन क्यूमुलेटिव। क्या हो गया बेटा? वो नॉन क्यूमुलेटिव। पर कंपनी ने क्या किया, 5 साल तक डिविडेंड दिया ही नहीं, और 5 साल बाद बोला भैया अब तेरा डिविडेंड जमा हो गया हमारे पास 100 रुपया, उस 100 का और एक शेयर ले ले अपना। शेयर होल्डर भी तैयार होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है और मजा आने वाला है फ्यूचर में। तो दैट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर विच टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर? क्यूमुलेटिव। और जिनका डिविडेंड हर साल मिल जाए उनको नॉन क्यूमुलेटिव। सो नाउ इट्स अप टू द इन्वेस्टर एंड कंपनी की कौन सा टाइप रखे, उस पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते। दूसरी कैटेगरी है बेटा रेडीमेबल एंड नॉन रेडीमेबल। सेम, नॉन रेडीमेबल आर इक्वल टू इक्विटी शेयर। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? मैंने आपसे प्रेफरेंस शेयर का पैसा लिया और बोला भाई जिंदगी भर वापस नहीं करने वाला मैं, अभी एक बार आ गया खाली डिविडेंड पे जीतू, तुझे पैसा वापस नहीं मिलने वाला, तो इट इज इरेडीमेबल। रेडीमेबल यानी क्या? पैसा वापस। मैंने आपसे पैसा लेते वक्त ही बोला भैया तू अभी मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर, 5 साल बाद में वापस दे दूंगा। व्हाट इज इट? रेडीमेबल। लेकिन मैं बोला मैं जिंदगी भर वापस नहीं दूंगा, कंपनी बंद हुई तो ही मिलेगा, इरेडीमेबल। समझ में आया? नेक्स्ट, बंद कर दो उसको। तीसरा कैटेगरी है बेटा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। यानी क्या? कभी कभी क्या होता है बेटा, कंपनी को अफलातून प्रॉफिट हो जाता है। अचानक कोविड वाली कंपनी है, कोई प्रोडक्ट था बहुत बिक गया, जिंदगी में जितना प्रॉफिट नहीं हुआ उतना हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, जितना डिसाइड किया था प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर को भी इतना दे दिया कि अब लिमिट हो गई, फिर भी पैसा बचा है। और कंपनी को रिजर्व वगैरह में नहीं डालना है, रिजर्व में भी डाल के हो गया, फिर भी पैसा बचा है। तो कंपनी क्या करती है, उस बचे हुए प्रॉफिट को फिर से बांटती है। अभी वैसे तो वो किसको मिला, बहुत सारे गुलाब जामुन बच गए, तो एक्चुअल में आपको ही मिलने चाहिए, आप घर के। पर आप बोले चल फ्रेंड को भी बुला लेते, खत्म ही करना है। तो उस समय अगर वो प्रेफरेंस शेयर का नाम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, तो बचे हुए डिविडेंड में उनको फिर से डिविडेंड मिलता है, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू प्रॉमिस। आपको फ्रेंड को बुलाते हो, बोला था 2 गुलाब जामुन में थे, तुम तीसरा भी दे दी। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपेटिंग फ्रेंड है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी ए 2 बोल रहे होते 2 देना, दैट इज व्हाट नॉन पार्टिसिपेटिंग। और फोर्थ कैटेगरी है बेटा कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। जब आप प्रेफरेंस शेयर में पैसा डालते हो, मैं आपको बोलता हूं भैया तू जो है
जीवन भर मेरा फ्रेंड ही रहेगा, रिलेटिव मत बन। सो व्हाट इज व्हाट, या मेरा फैमिली मेंबर मत बन, व्हाट इज इट, नॉन कन्वर्टिबल। हाँ, नॉन कन्वर्टिबल। पर प्रेफरेंस शेयर फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उनको क्या बोलोगे, कन्वर्टिबल। डिबेंचर भी ऐसे ही होते हैं बेटा, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। ठीक है, मजा आया। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ प्रेफरेंस। अभी इसका न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो कल से चालू होगा। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट, प्लीज अच्छे से लिख लेना, फोटो निकाल लेना। बाद में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और ग्रुप में भी आ जाएगा। और आज के बाद जो आपका 12th का स्टूडेंट ग्रुप, पेरेंट ग्रुप जो है, दैट इज सिंगल एडमिन ग्रुप रखने की कोशिश करूंगा। ऑन दैट एवरीडे आपके अटेंडेंस भी ये पी ए वाली कुछ भी नहीं आएगी, सीधा फोटो रोज का रोज उस पे आपके पेरेंट को चेक करना है, पार्सल पहुंच गया नहीं पहुंचा, फोटो में देख लो, विषय खत्म। ठीक है, क्योंकि हम जो अटेंडेंस शीट ले रहे थे, लिख रहे थे, कभी ऐसे भी ध्यान में आया कि आपका मित्र प्रेम जाग गया, आपने मित्र का नाम लिख दिया, कभी एक आध दिन हम भूल जाते हैं। तो अभी ओंकार को या फैकल्टी की ड्यूटी है या तुम्हारी ड्यूटी है, आज से वो सर फोटो लेके भेज दो बोल के, राइट। तो अभी जो है मैं आपको इस साल का कल सुबह से जो टाइम टेबल एप्लीकेबल होगा टिल द एंड ऑफ द ईयर वो लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, वो प्रॉपर, और उसमें कुछ डाउट है तो पूछो, चेंज करो मत, बोलो इट इज नॉट पॉसिबल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है, मुझे 5 चीजें देखनी होती है, चारों ब्रांचेस का टाइम टेबल, फैकल्टी का टाइम अवेलेबल, आपका कॉलेज का टाइम, आपके क्लास की अवेलेबिलिटी, बोल दो फिजिकल क्लासरूम अवेलेबिलिटी, एंड विद दैट इट शुड नॉट बी क्लैश विथ एनी अदर थिंग, सीए फाउंडेशन वगैरह ऐसे सब। तो ऐसा टाइम टेबल बनाया है, आपके ग्रुप पे भी आएगा, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। उसके बाद इस पे आपके कोई डाउट्स रह गए मुझे पूछ सकते हो, बट दिस टाइम टेबल विल बी परमानेंट। नवीपेड ब्रांच को या इस ब्रांच को एक दो एडवांटेज मिले हैं, वो भी आपको बता दूंगा। मीन्स एज पर एज लेक्चर अटेंडेंस इज कंसर्न, तो वो आपको इजीली समझेगा क्या है। सो अच्छे से समझ लो पहले टाइम टेबल को, और मैं आपको दूसरा ब्रांच का भी टाइम टेबल देके रखूंगा, कभी आपको उधर आना है तो यू कैन कम देयर। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा, हमारा कभी भी 12th का लेक्चर संडे को नहीं रहेगा, तो यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग ऑफ 12th ऑन संडे। संडे को कभी कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं रहेगा साल भर में, संडे इज टोटली फ्री। अब इसमें मैथ्स, अकाउंट, सोमवार मंगलवार बुधवार सुबह 8:30 से 9:30 रहेगा मैथ्स। बोल तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इज दिस क्लियर? 8:30 to 9:30 सोम मंगल बुध क्या रहेगा? यस। 9:30 to 10:30 क्या रहेगा बेटा? अकाउंट्स। ठीक है, अब आपको एडवांटेज ऐसा है, इन केस आपका लेक्चर कोई भी मिस हो गया ये, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये सेम लेक्चर सातारा रोड पे रहने वाले हैं, उनका टाइम अलग रहेगा, सो एनी टाइम यू कैन अटेंड दैट। और ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना सिर्फ इस बैच को अलाउड है, मतलब जो अभी ऑनलाइन दिख रहे हैं, सातारा रोड का मॉर्निंग बैच ऑनलाइन नहीं होगा। होता क्या है कि हम 3 3 बैच ऑनलाइन लेते हैं, एक तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मैम को रिकॉर्डिंग में तकलीफ होती है कि कौन से लेक्चर को रिकॉर्ड करूं। एक आध दिन यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ तो मैं उस बैच को ऑनलाइन ले सकता हूँ, बट इट इज नॉट एट ऑल ऑनलाइन अलाउड। आप सब लोगों ने आपका मेल आईडी सब कुछ मैम को दिया हुआ होना चाहिए। आपको गूगल मीट की लिंक परमानेंटली एक ही बार आएगी, उससे ही हमेशा ज्वाइन होना है। आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें सारे लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे। अब जो बेटा पिछली साल ऐसे हुआ था, हमने पिछले 5 सालों में कभी भी इको, ओसी और एसपी, इनके हम एक एक ही लेक्चर रखते थे 1 घंटे के, और उसमें अच्छा सिलेबस समझ में आता था, खत्म भी होता था। और जनरली हम लोग ये सिलेबस लेते थे बेटा 15 जून से, क्योंकि कॉलेज शुरू हो जाए तो जरा सब लोग, बाकी आपके फ्रेंड्स नए ज्वाइन करने वाले, उनका नुकसान नहीं होता है। और 15 जून को भी चालू कर कर अपना सब सिलेबस, वेदर इट्स अकाउंट हो, सीएसपी, सबका मैक्स बाय 30 नवंबर को खत्म हो जाता है। और फिर हम लोग 1.5 महीने में पूरा फिर से पढ़ाते हैं, और फिर मैराथन। तो एक ही सिलेबस आपको कितनी बार पढ़ाया जाता है? 3 बार।
और वापस भी पढ़ाते हो बेसिक से पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे अज्यूम करके पढ़ाते हैं कि आप सब कुछ भूल गए। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है वो इस साल भी रहेगा। पर पिछले साल अभी होता क्या है कि इट कैन बी अ डिस्प्यूटेबल थिंग कि पेरेंट्स हैविंग देयर डिफरेंट अप्रोच, पर पेरेंट के बच्चे और पेरेंट पहली बार 12th में आ रहे हैं। मेरी बैच नंबर 91 है, तो आई थिंक मेरा अनुभव ज्यादा है, और आप भी पहली बार 12th कर रहे हो। फिर भी विद द ड्यू रिस्पेक्ट टू द पेरेंट, हमने क्या किया कि इस साल से इको, ओसी और एसपी के दो दो लेक्चर कर दिए। उसके दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ऐसा कि पिछली साल एक लेक्चर मिस हो जाए तो 15 दिन का गैप हो जाता था, तो अभी वो आपका नहीं होगा। दूसरा चीज, 45 मिनट्स देखते देखते किधर निकल जाते हैं थ्योरी लेक्चर में पता भी नहीं चलेगा, तो आपको ऐसे हंसते खेलते वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और शायद उसके कारण अपना ज्यादा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। तो ये जो टाइम टेबल है, थर्सडे को सुबह 9 से 9:45 इको रहेगा, 9 से 9:45 इको रहेगा थर्सडे एंड फ्राइडे, और 9:45 टू 10:30 ओसीएम रहेगा, 9:45 टू 10:30 ओसीएम रहेगा। ठीक है, सैटरडे सुबह 9 से 10:30 एसपी रहेगा। क्लियर है? ये टाइम शेड्यूल सबको समझ में आ गया क्या पक्के से? इसमें कोई दिक्कत? अब जो लोग हमारे सीए के बैच में है, तो हमारा सीए का क्लास 9 की जगह 10:30 को चालू होगा, तो 10:30 से 12 मैं लूंगा अकाउंट्स। ये कब तक? 30 जून तक रे बाबा है, हाँ? 10:30 से 12 लूंगा, नहीं मैं सीए का बोल रहा हूँ, वापस कंफ्यूज न करे बाबा। ये 12th का लाइफ टाइम नहीं, 12वीं खत्म हुए जब तक, राइट? अब जो सीए फाउंडेशन को बच्चे हैं, अपना 30 जून तक मैंने आपको प्रॉमिस किया था आपको दिन भर आना है, तो 10:30 से लेके 12 तक मैं अकाउंट ले लूंगा। 12 से 12:30 है वैसा आपका ब्रेक, 12:30 से 2 है वैसा राधिका मैम, 2 से 3:30 है वैसा वैभव सर, 3:30 से 5 इको। डन? क्लियर है? तो आपको घर पे कितने बजे पहुंचना है? 5 बजे। हाँ, नहीं अब वो कब पहुंचे मुझे क्या मालूम, आप कैसे जाते हो घर, आपके कितने स्टॉप बस रास्ते में लगते हैं मुझे थोड़ी पता है। पर ये कब तक है बेटा? 30 जून। एक बार 30 जून होने के बाद आपका सिर्फ 1.5 घंटा लेक्चर सीए का रहेगा 10:30 के बाद। एक तो वो हम 10:30 से 12 ले सकते हैं, सुबह 7 से 8:30 वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अपने पास दोनों ऑप्शन है सीए के लेक्चर के लिए, 7 to 8:30 और 10:30 to 12, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। इज दिस क्लियर? आप समझो नहीं सर, मुझे है ना बाकी के ब्रांच में भी बहुत इंटरेस्ट है, वहां पे मेरी सहेली है, सहेला है, जो भी है, ठीक है, तो वहां का भी आपको टाइम टेबल बोल के रखता हूँ। बोल तो सातारा रोड पे जहाँ पे सेम फैकल्टी है, तो सातारा रोड पे यही लेक्चर सुबह 7 से 8 मैथ्स रहेगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? सातारा रोड। ये सेम रहेंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और 8 से 9 वहां पे क्या रहेगा बेटा? अकाउंट्स। और उनका इको, ओसी, एसपी शाम में रहेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कैसे रहेगा उनका? 6:30 से 7:15। कैसे? इको। 7:15 से 8 क्या रहेगा बेटा? ओसीएम। सेम जैसे ऊपर है वैसे, और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा उनका? एसपी। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ये कब रहेगा? दैट इज सातारा रोड। और सातारा रोड का अकाउंट दिख गया आपको ऐसे, ये मॉर्निंग में, ये इवनिंग में, राइट? सातारा रोड पे और एक बैच चलती है इवनिंग की, सिर्फ अकाउंट और मैथ्स की। तो वो जो बैच चलती है सातारा रोड पे, वो रहेगी यार, हाँ, मैं इतना तो कैसे याद रखूं, ठीक है, शायद मैंने उनका इस बैच का टाइम दिया है 4:30 to 5:30 मैथ्स इधर, और 5:30 to 6:30 अकाउंट्स। ठीक है, ऐसे है। अब इसके अलावा फ्राइडे, सैटरडे इंग्लिश है, 6:30 to 7:30 इवनिंग सातारा रोड पे, जिनका जर्मन है उसके बाद। ठीक है, इंग्लिश जर्मन हम 15 जून के बाद देखेंगे, सो देर इज नो कंफ्यूजन। आपके यहाँ भी इंग्लिश के 4, 5, 6 स्टूडेंट तैयार हो गए, तो यहाँ पे भी इंग्लिश रहेगा। फिर यहाँ पे इंग्लिश कब लेंगे?
सैटरडे वगैरह देखते हैं हम, सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे जो भी है, या ऑनलाइन जो भी है, ठीक है। इस टाइम टेबल में अगर किसी को दिक्कत है तो तुम्हारे मन में ही रखो। मुझे अभी कल ये टाइम टेबल बनाने को 4.5 घंटा लगा है। आप देखो, इसमें कोई भी फैकल्टी को क्रॉस नहीं करना है, कोई भी स्टूडेंट का टाइम कम से कम वेस्ट हो, साथ ही साथ पेरेंट को लगता है कि आठवड्याचे 6 दिवस लेक्चर हो, हाँ, वो भी है। और उसके बाद ये सब करते समय आपका कोई सीए का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो, वो भी। तो ये सब फॉलो करके ये टाइम टेबल बनाए। ये सेम ऐसा लिख के आपके ग्रुप पे आ जाएगा बेटा, लेकिन आपको फोटो खींच लो। ये टाइम टेबल कल से एप्लीकेबल है। कब से एप्लीकेबल है? कल से। तो कल आप कितने बजे आओगे मैथ्स के लिए और अकाउंट्स के लिए? हाँ नहीं, अभी अकाउंट जो सिर्फ अकाउंट के लिए भी हो सकते हैं ना। कितने बजे आओगे? कुछ अकाउंट वाले लोग मेरे मन ही मन दुआ दे रहे, वाह जा झोपायला मिळेल आता आम्हाला। हाँ काय बेटा? काय नहीं ना? मजा आया? नहीं आया? अरे अभी अभी आपका कॉलेज चालू हो जाएगा, 12 बजे के पहले आपको फ्री भी करना है। कुछ लोग दूर से आते हैं तो सुबह 7 बजे नहीं बुला सकता मैं। सब अरे ये मोदी को ऑल ओवर इंडिया इलेक्शन लड़ने से भी डिफिकल्ट काम था है, इतना बिठाना टाइम टेबल। हाँ हाँ, नहीं मेरा 5:30 से 6:30। कौन सा वाला बेटा? 7:30 बेटा, ये मैथ्स है ना बेटा, ये अकाउंट है। फैकल्टी शाम में मैथ्स के लिए अलग है, 4:30 से 5:30। अकाउंट में ही लेता हूँ। हाँ ठीक है, 5:30 से 6:30। डन? क्लियर है? हेलो, क्लियर है क्या? अच्छा अभी एकदम दिल से बोलो, किसको इस शेड्यूल में प्रॉब्लम है? अरे ये तो तुमको, जिनका सीए है ना, उनको 30 जून तक एडजस्ट करना है। उसके बाद तुम रोज सुबह आ गए, 2 ही घंटा रोज आना है, फिर सीए 1.5 घंटा, खत्म। डन? और अच्छा, सीए जो लोग कर रहे हैं अभी भी, जिनकी इच्छा हो रही है हम सीए में एग्जाम एडमिशन ले, वो अभी ले सकते हैं। अभी सीए के लिए और एक आपको, आप मई वाली बैच हो इसलिए आपको और एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अभी मैंने जैसे आपको बोला कि 30 जून तक आपको अटेंड करना है, राइट? पर आप में से ऐसे कुछ होंगे कि सर अपने को है ना, ये नवंबर में ही एग्जाम है, ऐसी तैयारी करना है, तो मुझे नवंबर तक तो रोज ये शेड्यूल लेना ही है। तो यू कैन कंटिन्यू दिस बैच ऑल्सो। नहीं समझा आपको? बोल दो समझो, आपको कॉलेज नहीं जाना है और कॉलेज ये और आपकी पढ़ने की इच्छा है, तो यू कैन कंटिन्यू टिल नवंबर ऐसे एज इट इज। मतलब आपका पूरा सीए पढ़ के हो जाएगा नवंबर तक एक बार, और फिर वापस भी कर सकते, दैट इज युअर चॉइस। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कळालं का आता काय बोललोय? की जी मुलं सीएला आहेत त्यांचा आपला प्रेम संबंध 30 जून पर्यंतच होता, परंतु मी तो एक्सटेंड करतोय नोव्हेंबर पर्यंत। इट इज ऑप्शन टू यू, नॉट कंपल्सरी। डन? चलो धन्यवाद। ऑनलाइन स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम? एक 2 ही मिनिट बेटा, मॅम माझा मोबाईल द्या। आला बेटा एक, नाही तो वाला दे घरी। क्या बेटा? अरे मैं भी आऊंगा ना उसके साथ, 5 मिनट इधर उधर। यहाँ से इंदुलाल कितना है बेटा? 5 मिनट है ये बीच में के रास्ते साहब, उतना बफर टाइम रहेगा, ठीक है। और उसमें भी आपका समझो एसपी नहीं तो सैटरडे को टेंशन नहीं है। हाँ तो हाँ बोलो ना, कौन सा? अरे सीए तो यही कंटिन्यू चलेगी ना, 10:30 से 30 जून के बाद का जो शेड्यूल है ना, अपन सीए का सिर्फ 1.5 घंटा रोज लेने वाले हैं। सुनो तो मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनो ना। इधर दैट कैन बी 10:30 to 12, और अभी अपना 8:30 को चालू हो रहा है, 12, तो 7 to 8:30, दो में से एक टाइम टेबल रखेंगे, वो आपको पूछ के रखूंगा मैं।
ठीक है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर आपका कॉलेज एडजस्ट करने को तैयार है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं देगा कि नवंबर भी सीख लो और मई भी सीख लो। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बोलता आपको ये अपॉर्चुनिटी है, मैं तो आप डिसाइड करो। वो हम अभी नहीं करते, 30 जून को बात करेंगे ना। अभी बच्चा ही पैदा नहीं हुआ, क्यों नाम रखने का उसके। धन्यवाद। सबके पास जीमेल का एक्सेस है क्या देख लो, नहीं है तो मैम को मोबाइल नंबर दो। आपका एक्सेस है। हाँ, आपको क्या बेनिफिट है वो बोलता हूँ। आपका अगर गुरुवार शुक्रवार शनिवार का कोई भी लेक्चर मिस होने वाला है इको ओसीएसपी का, तो वो आप क्या कि पहले अटेंड कर सकते हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और उसका रिकॉर्डेड लेक्चर एडवांस में ऐप पे रहेगा गुरुवार को। ये समझे बेनिफिट। और उनको क्या एडवांटेज है, उधर वाले बैच को उनका अकाउंट का लेक्चर और मैथ्स का लेक्चर एडवांस में रहेगा ऐप पे, ये उनका गुरुवार शुक्रवार शनिवार। समझे, इतना दिमाग लगाना पड़ता है। आपको लगता है सर के पास मर्सिडीज है, ऐसे थोड़ी आती है वो।